बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के राज्य में एक लक्ष्मण नाम का युवक अपनी पत्नी उर्मिला और बेटी सुमन के साथ रहता था। अब गांव में गर्मियों का मौसम अपने अंतिम चरम पर था और गांव में सर्दियों का मौसम अपने शुरुआती समय पर था। सारे गांव वाले सर्दियों की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन यह समस्या नहीं थी। समस्या यह थी कि जिस झोपड़ी में लक्ष्मण रहता था, उस झोपड़ी की छत और खिड़की टूटी हुई थी, जिस कारण रात के समय उससे ठंडी ठंडी हवा अंदर आती थी और छत से रात को पाला भी गिरता था, जिस कारण लक्ष्मण और उसका परिवार रात को चैन से सो नहीं पाता था। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं सुबह जरूर कुछ उपाय करूंगा। बस आज किसी तरह रात गुजार लो। उर्मिला, मेरी बेटी को ठंड लग रही है, बेटी को अच्छे से कंबल उड़ाओ। बेटी मैं सुबह कुछ करता हूँ ना, तुम चिंता मत करो। सुनिए जी, सर्दियाँ आने वाली है और रात को हमारे टूटी छत और खिड़की से बहुत हवा अंदर आती है, तो मैं कह रही थी कि आपको घर की मरम्मत अब करवा लेनी चाहिए। क्या बोलते हो आप? ठीक है उर्मिला, मैं अभी जाकर मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही घर की मरम्मत करवा दूंगा। यह कहकर लक्ष्मण अपने काम पर चला जाता है। सेठ जी, सर्दियों का मौसम आ रहा है और मेरे घर की छत और खिड़की टूटी हुई है, जिस कारण रात को घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा आती है और साथ ही साथ उसकी बूंदें भी अंदर गिरती है, जिस कारण मेरा परिवार रात को सो नहीं पाता है। और अगर मैंने उसे ठीक नहीं करवाया तो इस बार सर्दियों में हमें बहुत दिक्कत होगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है, वह इतनी ठंड में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। अरे लक्ष्मण, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? सेठ जी, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार बस कुछ ही दिनों में चुका देता। लक्ष्मण के लाख विनती करने पर भी घनश्याम पैसे देने के लिए मना कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और सुबह से शाम होने को आती है। सूरज ढलने में कुछ ही समय बाकी था। फिर शाम को लक्ष्मण अपना सारा काम खत्म करके दुखी मन को लेकर खाली हाथ अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ जी, क्या आप पैसे लाए? अरे उर्मिला, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। बोल रहे थे कि अभी पैसे नहीं हैं मेरे पास, मैं क्या करता। लेकिन जी, सर्दियों में अपना गुजारा कैसे होगा? अरे उर्मिला, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी ठंड आने में कुछ समय बाकी है ना, तो मैं अगले महीने मालिक से पैसे के लिए बोलूँगा, तब मालिक मना नहीं करेंगे, देखना। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। आप अगले महीने 1 तारीख को मालिक से पैसे उधार मांगना। मालिक बिल्कुल मना नहीं करेंगे। शायद अभी उनके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लक्ष्मण को घनश्याम सेठ के यहाँ मजदूरी करते हुए आखिरकार 1 महीने का समय गुजर जाता है और महीने की 1 तारीख पहुँचती है और साथ ही साथ पूरे गांव में अब सर्दी पहले से काफी बढ़ चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ ठंड के मारे कुहासा ही कुहासा दिखाई दे रहा था। जी, मैं कह रही थी, अब तो बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है और अब तो महीना भी पूरा हो चुका है। आप सेठ जी से इस महीने की तनख्वाह मांगकर अपने घर की मरम्मत करवा लीजिए, नहीं तो हम सब रात को नहीं सो पाएंगे। ठंड भी काफी बढ़ चुकी है। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जाता हूँ, मैं सेठ जी से इस महीने की तनख्वाह मांग कर लाता हूँ। अब तो बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। फिर उर्मिला के कहे अनुसार लक्ष्मण सेठ घनश्याम से पैसा मांगने के लिए कपकपाती ठंड में सेठ के घर की ओर निकल पड़ता है। चारों तरफ सिर्फ कुहासा ही कुहासा नजर आ रहा होता है। सेठ जी, अब तो पूरा 1 महीना भी हो गया है, आप मेरे पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। अब तो बहुत ठंडी भी होने लगी है। अरे हाँ भाई, मुझे सब याद है कि महीना पूरा हो गया है। मुझे तुम्हें पैसे भी देने हैं। हाँ तो तुम्हारे होते हैं,
इस महीने के 500 रुपए। लेकिन मालिक, लेकिन मैंने इस महीने तो एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो उस हिसाब से तो मेरा ज्यादा पैसा बनता है ना। अरे तूने छुट्टी लिया है या नहीं यह मैं नहीं जानता हूँ, बस मुझे इतना पता है कि तुम्हारा इस महीना 500 रुपए ही बनते हैं। आप कृपया मेरा पूरा पैसा दे दें, नहीं तो मैं सरपंच जी के पास चला जाऊंगा। क्या क्या बोल रहा है तू? तुझे ज्यादा गर्मी चढ़ रही है? तू याद रख, तू मेरा सिर्फ एक नौकर है। नौकर समझा, तुझे जहाँ जाना है जा। तेरा वह सरपंच मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब मैं तेरे 500 रुपए भी नहीं दूंगा, समझाना। और तू कल से मेरे यहाँ काम पर भी नहीं आएगा। अगर आया तो मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। निकल यहाँ से निकल। कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। सेठ घनश्याम लक्ष्मण को काम से निकाल देता है और पैसे भी नहीं देता है। पैसा न मिलने तथा काम से निकाल दिए जाने से लक्ष्मण बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वह आगे क्या करेगा। यूं ही सोचते सोचते लक्ष्मण अपने घर की ओर जाने लगता है। फिर लक्ष्मण जब घर पहुंचता है तो उर्मिला उसे चिंतित देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हो। क्या सेठ जी ने पैसे दिए? फिर लक्ष्मण ने सारी घटना जो उसके साथ हुई अपनी पत्नी उर्मिला को बता देता है। यह बात सुनते ही उर्मिला चिंता में पड़ जाती है और कहने लगती है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा जी? हमारे पास तो अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं और घर का राशन भी खत्म होने को आया है और ऊपर से हमारे घर की छत और खिड़की टूटी होने के कारण अब तो ठंड बढ़ने से और भी ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। ऊपर वाले अब क्या होगा हमारा। और फिर इतना कहकर लक्ष्मण कड़कड़ाती ठंड के बीच मजदूरी में काम की तलाश में बाजार की ओर उदास मन को लेकर निकल पड़ता है। अरे क्या हो राजू भैया, सेब कैसे दे रहे हो भाई? अरे लक्ष्मण, आओ भाई आओ, 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ। भाई और बताओ आज बाजार क्या लेने आए हो? बोलो तो 1 किलो सेब तोल दूं। अरे नहीं राजू भैया, मैं तो यहाँ बस यह पूछने आया था कि भाई मेरे लायक कोई काम है तो बताओ, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? मुझे काम की जरूरत थी भाई। अरे लक्ष्मण भाई, मेरे पास तो फिलहाल कोई काम नहीं है भाई, लेकिन जैसे ही मुझे आवश्यकता होगी मैं सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है ना भाई? ठीक है राजू भैया, मैं आगे देखता हूँ, लेकिन कोई काम की जरूरत हो तो मुझे आप तुरंत बताना। ठीक है ना भाई? हाँ लक्ष्मण, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर लक्ष्मण पूरे गांव के बाजार में काम ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता है। क्या हुआ जी, आपको कोई काम मिला या नहीं, या आज भी और दिन की तरह खाली हाथ ही आए हो? क्या बताऊं उर्मिला, सुबह से शाम हो गई काम खोजते खोजते, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। हाँ राजू भैया मिले थे बाजार में, आजकल उन्होंने फल फूल बेचने का काम शुरू किया है। वह कह रहे थे अगर मुझे किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुम्हें फोन जरूर करूंगा। बाकी मैंने पूरा बाजार घूम लिया, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ऊपर से यह बढ़ती ठंड ने दिमाग खराब कर रखा है। आप चिंता मत कीजिए जी, अब जो होगा सब ऊपर वाले के हाथ में है। रात हो जाती है, सब बिस्तर पर लेटे हुए रहते हैं। कड़कड़ाती ठंडी हवा छत और खिड़की से अंदर आ रही होती है, इसी कारण तीनों सो नहीं पा रहे होते हैं। जैसे तैसे तीनों रात गुजार लेते हैं और जब सुबह उठकर उर्मिला देखती है कि ठंड लगने के कारण सुमन को काफी तेज बुखार हो जाता है। सुमन बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही होती है। यह देखकर उर्मिला चिंतित हो जाती है। देखिए जी, सुमन को कितना तेज बुखार आ गया है और उसका पूरा शरीर जैसे आग हो गया है। आप कहीं से जाकर इसके लिए दवा ले आइए। अरे भाग्यवान, लेकिन मेरे पास अभी इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दवाखाना जाकर अपनी बेटी सुधा के लिए एक दवा गोली ले आऊं। दूसरी तरफ सुमन की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। उर्मिला, मुझे रोना आ रहा है अपनी बीमार बेटी को देखकर। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी को अस्पताल ले जा सके। अरे आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जी।
नहीं तो सुमन की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जाएगी। देखिए आसपास में कहीं पैसों का इंतजाम हो जाए तो कर लीजिए। और फिर बिना सोचे समझे लक्ष्मण अपनी बेटी सुमन को कंधे में उठाकर उसे अस्पताल ले जाने लगता है। लक्ष्मण की पत्नी भी इस कड़कड़ाती ठंड में लक्ष्मण के साथ साथ अस्पताल जाने लगती है। लेकिन अफसोस लक्ष्मण के पास पैसा न होने से अस्पताल वाले सुमन का इलाज करने से इनकार कर देते हैं। साहब मेरी बेटी बहुत बीमार है साहब, हमारे ऊपर रहम करो साहब, हमारी बेटी का इलाज कर दो साहब, नहीं तो हमारी छोटी सी गुड़िया मर जाएगी, इस छोटी सी गुड़िया को बचा लो साहब, कुछ तो रहम करो साहब, कुछ तो रहम करो साहब, मैं दिन रात करके आपके पैसे सभी पैसे लौटा दूंगा, बस आप मेरी बेटी को बचा लो साहब। देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग बिना पैसे के आपकी बेटी का इलाज नहीं कर सकते, हमारी भी मजबूरी है, आप बात को समझने की कोशिश करें। लक्ष्मण के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी अस्पताल के सदस्यों को बिल्कुल भी रहम नहीं आता है और अस्पताल वाले तीनों को अस्पताल से बाहर निकाल देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर बैठकर लक्ष्मण और उसकी पत्नी उर्मिला रोने लगती है और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। फिर दोनों पति पत्नी लक्ष्मण और उर्मिला रोते रोते चिंता के कारण वहीं बेहोश हो जाते हैं। और जब लक्ष्मण की आंखें खुलती हैं, तो वह देखता है कि वह अस्पताल के अंदर एक बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी बेटी और उसकी पत्नी भी बगल के बिस्तर पर लेटी हुई है। यह देखकर लक्ष्मण के मन में बहुत से सवाल आते हैं। भाई मुझे कौन अंदर लाया और यह सब क्या हो रहा है यहाँ? तभी वहाँ अस्पताल के डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, शांत हो जाइए आप लोग, अस्पताल में शांति बनाए रखें। आप लोगों को एक भले इंसान ने भर्ती करवाया क्योंकि आप अस्पताल की सीढ़ियों में बेहोश पड़े हुए थे। आपकी पत्नी और बेटी भी अब खतरे से बाहर है। बाहर जाकर आप काउंटर में मिल लीजिए उनसे जिसने आपको भर्ती करवाया था। फिर लक्ष्मण तुरंत काउंटर के पास जाता है। वहाँ वह देखता है कि राजू भैया खड़े हैं। अरे राजू भैया आप यहाँ? अरे लक्ष्मण भाई, मैं तो बस थोड़ी सी खांसी हो गई थी, उसी का दवा लेने अस्पताल आया था भाई। फिर मैंने तुम तीनों को सीढ़ी पर बेहोश देखा था और मैंने तुम लोगों को तुरंत भर्ती करवाया। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम लोग इतनी ठंड में अस्पताल के बाहर बैठे हुए थे? बेचारा लक्ष्मण अपनी सारी परेशानी राजू भैया को बता देता है। अरे भाई लक्ष्मण, इतनी बड़ी समस्या थी और भाई तुमने मुझे नहीं बताया भाई। उस दिन तुम अगर अपनी समस्या बता देते तो मैं तुम्हें उसी दिन काम पर रख लेता। चलो चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज से तुम मेरे साथ फल का व्यापार करने का काम करना, समझे ना? और आज ही मैं तुम्हारे घर को भी ठीक करवा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया, अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं आज हम जिंदा भी रहते या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और सुमन को भी होश आ चुका था। फिर खुशी खुशी चारों अपने अपने घर चले जाते हैं। और उस दिन के बाद लक्ष्मण राजू भैया के साथ फल के व्यापार का काम करने लगता है और राजू भैया लक्ष्मण के घर के छत को भी बनवा देते हैं और सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है और इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। वीडियो को लाइक और आप सभी अपने चैनल टून्स टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।